नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड, आपका इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा स्थापित सहायक संधि प्रणाली। तो भाई अब थोड़ा हम लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली का पूरा नाम रिचर्ड वेलेस्ली था। इनका जन्म 20 जून 1766 ईस्वी में डगन कैंसल के मीथ काउंटी में हुआ था। इन्होंने ऑक्सफोर्ड से शिक्षा प्राप्त की। यह बहुत प्रभावशाली और योग्य व्यक्ति था। लंबे समय तक इंग्लैंड की पार्लियामेंट का सदस्य रहा। वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कमिश्नर रहा और इंग्लैंड के कोष का लॉर्ड रहा। वह एक साम्राज्यवादी था। उसने कंपनी के विस्तार के लिए 1798 में एक सहायक संधि का सहारा लिया। भारतीय शासकों को अपनी योग्यता के कारण इस संधि को स्वीकार करना पड़ा। यह प्रणाली कंपनी के लिए नई नई नहीं थी और लॉर्ड वेलेस्ली का भारत में कार्यकाल 1805 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड वेलेस्ली की इस नीति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य का आधिकारिक विस्तार करके उसे भारत की सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता बना देना। सेकंड है भारतीय नवाबों तथा राजाओं के दरबारों में फ्रांसीसी प्रभाव समाप्त कर देना, ताकि यूरोपीय कंपनी की सर्वोच्चता बनी रहे और जो बाकी अन्य यूरोपीय कंपनियां हैं, जैसे पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, इनका प्रभुत्व यहाँ से समाप्त हो जाए। क्योंकि जब इनका प्रभुत्व समाप्त होगा तो व्यापार पे एक अधिकार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा। ये इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रयोग किया। वेलेस्ली की सहायक संधि साम्राज्य विस्तार की नीति का एक विशेष साधन थी। उसके द्वारा वेलेस्ली ने भारतीय नरेशों के दरबार तथा राजनीति में अंग्रेजों के प्रभुत्व को बढ़ाया। इससे इनका फायदा, जो इनकी राजनीतिक जो इसकी शक्ति थी, उसमें वृद्धि हुई। इसके साथ साथ इन्होंने जो आर्थिक क्षेत्र था उसके अंदर भी इनकी काफ़ी वृद्धि हुई और उन्होंने भारतीय राजाओं को राजनीतिक परिधि में लाने के लिए उसने सहायक संधि का प्रयोग किया। अब हम देखेंगे कि सहायक संधि का अर्थ क्या है। तो भाई, सहायक संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आपस में की जाने वाली सहायता। यानी वेलेस्ली से आगमन से पहले लॉर्ड डुप्ले ने सहायक संधि को ईजाद किया था, लेकिन विस्तृत रूप इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया। इसके अनुसार काफ़ी कुछ स्वरूप इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके बदले में इस संधि के द्वारा अंग्रेज किसी भी भारतीय नरेश को आवश्यकता होने पर सैनिक सहायता देते थे और इसके बदले में एक निश्चित धनराशि प्राप्त कर लेते थे। ऐसी संधि 1768 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम से की गई थी। ब्रिटिश कंपनी संधि करने वाले भारतीय नरेश की सुरक्षा के लिए एक स्थायी सेना रखती थी। उस सेना के व्यय हेतु वार्षिक धन लेती थी। यह अंग्रेजी सेना उस नरेश की राज्य सीमाओं के निकट, लेकिन कंपनी की सीमाओं के अंतर्गत रखी जाती थी। ऐसी संधि उन्होंने 1784 ईस्वी में सिंधिया के साथ की, लेकिन यह संधि अस्थायी संधि साबित हुई। अंग्रेजी कंपनी अपनी सेना को संधि करने वाले राज्य की सहायता के लिए न केवल स्थायी रूप से रखती थी, बल्कि उस नरेश से वार्षिक धन के स्थान पर उसके राज्य की भूमि का एक निश्चित भाग हमेशा के लिए रख लेती थी। ऐसी संधियां उन्होंने 1800 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम से, 1801 में अवध के नवाब से और 1802 ईस्वी में पेशवा से और 1803 और 4 ईस्वी में मराठा के अन्य सरदारों से उसने ये सहायक संधि की। सहायक संधि की शर्तें इस प्रकार से थी, जैसे भारतीय नरेश दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखेगा, किसी भी यूरोप की सेवाएं नहीं लेंगे, खासकर फ्रांसीसियों को अपने दरबार में जगह नहीं देंगे। यानी एक प्रकार से इन्होंने यूरोपियों को बैन लगा दिया कि अंग्रेजी को छोड़कर कोई अन्य भी यूरोपीय राज्य में भाग न ले। और भाई, देशी राजा यदि आपस में संधि करेंगे तो अंग्रेजों को मध्यस्थता बनाएंगे। भारतीय नरेशों के आंतरिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किंतु मैसूर इसका अपवाद था और अंग्रेजों की यह संधि, सहायक संधि यानी कि वेलेस्ली की सहायक संधि, अंग्रेजों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, लेकिन भारतीय शासकों और उसकी प्रजा के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुई। इस संधि का एक तो महत्वपूर्ण परिणाम ये निकल के आया कि अंग्रेजों को भारतीय राजाओं के क्षेत्र में दखल देने का मौका मिल गया और इन्होंने इसको प्रभावित किया। अब हम देखते हैं संधि की स्वरूप किस प्रकार से ये अंग्रेज भारतीय राजाओं को आवश्यकता होने पर सहायता देते थे और बदले में एक निश्चित धनराशि प्राप्त करते थे। इसका क्या हो गया, एक तो इसको मतलब देशी राजाओं के खर्चे पर अंग्रेजी सेना तैयार हो रही थी। वो अंग्रेजी सेना अंग्रेजों के लिए वफादार थी, न कि देशी राजाओं के। और जो हम
पढ़ते हैं कि मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसमें इन सेना का काफ़ी अहम सा रोल था, क्योंकि जो पहले भी ये मतलब ब्रिटिश साम्राज्यवाद को इसको बढ़ावा देने का कार्य किया। और ये हमने अभी किया है कि किस प्रकार से भारतीय नरेश की सुरक्षा के लिए स्थायी सेना रखती थी, हेतु वार्षिक धन देती थी, और इसकी जो धन, वो जो वार्षिक धन चुकाया जाता था वो नगद भी हो सकता था, और यदि राज्य नगद भुगतान देने में सक्षम नहीं है तो उस कीमत का जो राज्य भू राजस्व जिस क्षेत्र से वसूला जाता है वो राज्य उसके अधीन कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि सहायक संधि का स्वरूप कि इसके अंदर मतलब अंग्रेजों को आंतरिक और राजनीतिक और आर्थिक मामलों में दखल देने का अधिकार पूरा मिल गया, और भाई ये था सहायक संधि का स्वरूप। अब हम देखते हैं कि सहायक संधि करने वाले राज्य। तो भाई सहायक संधि करने वाले राज्य सबसे पहले हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में, फिर मैसूर ने 1799 ईस्वी में, फिर तंजौर ने 1799 ईस्वी में, फिर अवध ने भाई 1801 ईस्वी में, फिर भाई पेशवा ने 1803 ईस्वी में, फिर भोसले ने 1803 ईस्वी में, और सिंधिया भाई 1804 ईस्वी में, और भाई लास्ट में भाई सिंधिया 1804 ईस्वी में। और भाई नोट, सहायक संधि स्वीकार करने वाले अन्य राज्य भी थे, जैसे जोधपुर, जयपुर, मच्छेडी, बूंदी, भरतपुर। और भाई जैसे सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो पहले हैं जिन्होंने जिन्होंने बिना युद्ध की है सहायक संधि स्वीकार की, जैसे हैदराबाद, तंजौर, कर्नाटक, इन्होंने अंग्रेजी सेना के साथ कोई संघर्ष नहीं किया, वैसे ही पहले ही उनकी सहायक संधि को मंजूर कर लिया। और सेकंड श्रेणी के हैं मराठे व मैसूर के शासक, जिन्होंने टीपू सुल्तान मैसूर का शासक, और इसके अंदर जो मराठों के अंदर पेशवा, इन्होंने युद्ध में हार जाने के बाद यह संधि स्वीकार की। तो इस प्रकार से एक मतलब क्रमबद्ध राज्य है जिन्होंने एक सहायक संधि स्वीकार की। अब हम देखते हैं भाई सहायक संधि की विशेषताएं, कि सहायक संधि की कौन कौन सी विशेषताएं थी जिनका भारतीय राजनीति के ऊपर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले भारतीय शासक अपने प्रदेश में अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसका खर्च स्वयं उठाएंगे या बदले में कुछ प्रदेश अंग्रेजों को दे देंगे। सहायक संधि मानने वाले भारतीय शासक अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी दूसरे से संधि या दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। भारतीय शासक विदेशी नागरिकों को नौकरी पर नहीं रखेंगे। भारतीय शासक अपने दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखेंगे। यदि सहायक संधि मानने वाले कोई दो भारतीयों शासकों के बीच में कोई मतभेद हो जाता है तो इसका निर्णय अंग्रेज करेंगे, और भारतीय शासक अंग्रेजों की सर्वोच्च शक्ति मानेंगे। उपयुक्त सभी शर्तों को मानने वाले भारतीय शासकों को बदले में अंग्रेजों द्वारा एक आंतरिक व बाहरी सुरक्षा की गारंटी दी गई, और इस प्रकार से भाई सहायक संधि का भाई विकास होता है। सहायक संधि के विकास में सर अल्फ्रेड लायर ने चार सोपानों का उल्लेख किया है। मुगल साम्राज्य के विघटन या पतन के बाद अंग्रेज लोग व्यापारिक हितों की रक्षा की खातिर अपने आप को हथियार युक्त करने पर बाध्य हुए। सहायक संधि के विकास की प्रथम मंजिल दे डाली जब वारेन हेस्टिंग ने रोहिल्लों के विरुद्ध अवध में नवाबों को सैन्य सहायता दी और बदले में धन ले लिया। दूसरे दौर में कंपनियां अपने निजी आधार पर लड़ने लगी और भारतीय मित्र शासकों की सेनाएं सहायता को आने लगी। ऐसी सेनाएं जो न प्रशिक्षित थी और न ही अनुशासन प्रिय थी, ऐसी सेनाएं लड़ने की अपेक्षा लूटमार में अधिक रुचि रखती थी। वे कंपनी के लिए कोई अधिक शक्ति का स्रोत नहीं बन सकती थी। तीसरे दौर में भारतीय मित्र शासकों की यह मांग की जाने लगी कि सैनिक सहायता देने की बजाय कंपनी को धन दिया जाए। यही धन अंग्रेजी अधिकारियों के नेतृत्व में एक निश्चित सेना में सैनिक जुटाने, उन्हें प्रशिक्षित करने और उनका वेतन चुकाने पर खर्च किया जाता। इसी प्रकार की एक संधि उन्होंने वेलेस्ली ने हैदराबाद के निजाम से की। इस प्रणाली का यह दोष था कि भारतीय राजा कभी कभी नियम पूर्वक धन नहीं देते थे। चौथे दौर में देशी राजाओं को सब्सिडी के वार्षिक चुकाव के स्थान पर कुछ इलाका देना पड़ता था। इस प्रकार कंपनी महत्वपूर्ण ठिकानों पर अधिकार करने और साथ ही देशी राजाओं की शक्ति को सदा के लिए पंगु बनाने के लिए योग्य हो गई। कुछ लेखकों का विचार है कि सहायक संधि की प्रथा अंग्रेजों ने नहीं चलाई। राणा डे का मत है कि सहायक प्रणाली का विचार कोई नया विचार नहीं था, यह तो उसी योजना का एक अधिक सुसंगठित रूप में पुनर्जन्म मात्र था जो योजना 100 साल पहले मराठा नेताओं ने चलाई थी, जबकि उन्होंने मुगल साम्राज्य से चौथ और सरदेशमुखी का अनुदान प्राप्त किया था। ये विचार सही है लेकिन इसका अर्थ पूरा नहीं लगता, क्योंकि चौथ और सरदेशमुखी
कि चुकाने से मराठाओं पर उन प्रदेशों की रक्षा का भार नहीं लादा जाता। इससे मराठों पर केवल एक बंधन लग जाता कि वे उन प्रदेशों पर छापामार युद्ध नहीं करेंगे जहाँ से उन्हें चौथ या सरदेशी प्राप्त हुई है। परंतु दूसरी ओर साइक संधि द्वारा अंग्रेज इस बात के लिए बंध जाते थे कि वो एक सर्वोच्च शक्ति होने के नाते धन लेकर या कोई अन्य लाभ उठाकर अंग्रेजी से उस राज्य की सुरक्षा का भार उठाएंगे। अब हम देखेंगे किस प्रकार से जो वो रेजिडेंट था जो नियुक्त किया जाता था साइक संधि, उसके ऊपर जेम्स मिल ने, जिसने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में, रेजिडेंट के ऊपर बताया है कि रेजिडेंट दरअसल राज्य का मुखिया होता था। उसे सारे अधिकार थे। जो शासक होता था वो तो मात्र कठपुतली का शासक होता था। और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश कंपनी के मनमाफी कार्य करता था। वहाँ के प्रशासन में, उत्तराधिकारी में, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक नीतियों में उसका प्रभाव स्थापित होता था। अब हम ये मैप के द्वारा देखेंगे कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने साइक संधि स्वीकार की। जैसे इसमें से शुरू में था हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, और जो बाकी जो मराठा सरदार थे उन्होंने किस प्रकार से अपने ये साइक संधि स्थापित की। इस मैप के द्वारा हम अच्छे से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हैदराबाद, तंजौर और मैसूर, अवध ने, और जो राजस्थान का क्षेत्र है उसने किस प्रकार से साइक संधि, और ये साइक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैं। इससे हम देख पाते हैं इस मैप में काफ़ी विस्तृत क्षेत्र पर साइक संधि हो गई थी। और इसका परिणाम क्या हुआ, जो इसकी जिन राज्यों ने साइक संधि स्वीकार की थी उसके सीमावर्ती इलाकों पे वो सेना नियुक्त की जाती। वहाँ का खर्च, वहाँ वो सेना होती है अंग्रेजी, और वहाँ का खर्च कौन उठाता भाई, देशी राज्य। अब हम देखेंगे कि साइक संधि से अंग्रेजों को क्या क्या लाभ हुए। एक तो वेलेस्ली ने जिस लक्ष्य को समक्ष रखकर साइक प्रथा को लागू किया था उसकी पूर्ण रूप से पूर्ति हुई। साइक प्रथा कंपनी के लिए एक वरदान सिद्ध हुई। इससे कंपनी को बड़े बड़े लाभ हुए। उनमें से मुख्य निम्न है कि किस प्रकार से। एक तो पहला भाई उन्हें मिला विस्तृत प्रभाव क्षेत्र। इस प्रथा के जरिए अंग्रेजी सरकार कोई खास राज्य विस्तार कर नहीं पाई, लेकिन जिन शासकों ने इस प्रथा को अपनाया उन राज्यों में अंग्रेजों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। कंपनी के सैनिक मोर्चे और राजनीतिक सीमाएं बहुत बढ़ गई थी। अधीन राज्यों के प्रशासन का तो कंपनी पर कोई भार नहीं था, फिर भी उन रियासतों में कंपनी की शासक के समान इज्जत होने लगी। पूरा हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, अवध आदि के अपार सीमा वाले प्रदेशों में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। सेकेंड है भाई ईर्षा रहित। अंग्रेजी सरकार ने संधि के जरिए किसी भी राज्य को अपने कब्जे में नहीं लिया वास्तविक रूप से, मतलब, लेकिन उसके अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दखल और उसकी विदेश नीति और सैन्य नीति को अपने प्रभाव में कर लिया। जो शासक होता था वो कठपुतली शासक होता था। उन्होंने केवल दोस्ती से अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया, जिससे किसी भी यूरोपीय शक्ति को कोई गणना नहीं हुई, क्योंकि ब्रिटिश राज्य के ये दिखावा करते थे कि वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, परंतु उनका वास्तविक दखल रहता था। और दुनिया को दिखाने के लिए बाह्य रूप से देशी राजाओं की आज़ादी बनी रही और उन्हें किसी प्रकार की शिकायत करने का मौका नहीं मिला। और भाई इसका नेक्स्ट है भाई भारत में शांति, कि किस प्रकार से इस संधि के द्वारा भारत में शांति हुई, क्योंकि जो जैसे आंगल मैसूर युद्ध हुए उसमें काफ़ी नुकसान जान माल को उठाना पड़ा, लेकिन इस साइक संधि के द्वारा राजाओं ने वो साइक संधि को स्वीकार कर लिया और युद्ध की नौबत टल गई। अवध को कभी टीपू निज़ाम पर आक्रमण कर देता, कभी मराठे निज़ाम के राज्य में लूटपाट करते रहते। अवध को भी मराठों का भय लगा रहता था। साइक प्रथा के माध्यम से ये देशी राजा अंग्रेजों की अधीनता में अपने आप को सुरक्षित समझने लगे और रियासतों में शांति में जीवन व्यतीत करने लगे। अब उन्हें न तो राज्य विस्तार की आशा रही, न ही बाह्य आक्रमण का भय रहा। इस प्रकार साइक संधि ने सारे देश में लगभग 40 वर्षों के लिए शांति स्थापित कर दी। यदि लॉर्ड डलहौजी आगे चलकर राज्य अपहरण की नीति को नहीं अपनाता तो कभी भी इसके अंदर न तो क्रांति आती 1857 के, ऐसा ही कुछ इतिहासकारों का मानना है। आगे भाई
प्रतिष्ठा में वृद्धि। भाई साइक्स संधि के द्वारा कंपनी की प्रतिष्ठा व शान शौकत में वृद्धि हुई, क्योंकि कंपनी एक प्रकार से एकाधिकार कंपनी थी जिसको पूरा शासन करने का अधिकार था। भारत के बड़े बड़े राजा महाराजा वजीर नायब कंपनी के अधीन हो गए और अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी के मोहताज हो गए। कंपनी ने देशी राजाओं के संरक्षक का पद पा लिया और वहाँ उन्होंने रेजिडेंट नियुक्त कर दिया। इसका पूरा दखल राज दरबार में रहता था। और भाई इसके द्वारा फ्रांसीसियों का बहिष्कार। भाई अंग्रेज़ों से संधि करने वाले राजाओं ने अपने राज्य से दूसरी यूरोपीय कंपनियों विशेषकर फ्रांसीसियों को राजनीतिक व सैनिक पदों से हटा दिया। ये फ्रांसीसी देशी राजाओं को कंपनी के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसाते थे। इसका परिणाम क्या हुआ कि वो उस राज्य से बाहर निकाल दिए गए, तो ये भी समस्या का समाधान हो गया। बिना युद्ध किए ही फ्रांसीसियों की जड़ पर यह एक जोरदार प्रहार था, क्योंकि इनको दरबार से बाहर निकाल दिया, सभी सेवाओं से मुक्त किया गया था। और भाई नेक्स्ट भाई भारतीय राजा अंग्रेजों पर निर्भर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति कम कर दी और उन्होंने उनकी सारी सुविधाएं ले ली और बदले में काफ़ी धन और अपना चित्र इनको गंवाना पड़ा। भाई फिर है भाई देशी राजाओं की स्वतंत्रता। भाई जो साइक्स संधि जिस राजाओं ने स्वीकार की थी, कंपनी ने उनके जो विशेष कमाई वाले राज्य क्षेत्र थे वो अपने अधिकार में ले लिए, उनकी सैन्य शक्ति भी कम कर दी और इसका प्रभाव पड़ा भाई देशी राजाओं की शक्ति पर ऊपर। भाई वो शक्तिहीन हो गए और उनकी स्वतंत्रता भी समाप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक आर्थिक और जो सैन्य और विदेश नीति वो किसके अधीन छोड़ दी, अंग्रेजों के अधीन, और इसका प्रभाव पड़ा और वो आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन कि किस प्रकार से इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक और पढ़ते हैं कि सहायक प्रथा से अभी जैसे हमने पढ़ा थी कि सहायक संधि से अंग्रेजों को कौन कौन से लाभ हुए। अब हम देखेंगे कि सहायक संधि से हानियां देशी राजाओं को कौन कौन सी हुई। एक तो भाई सहायक संधि अंग्रेजों के लिए लाभप्रद थी, लेकिन देशी राजाओं के लिए हानिप्रद सिद्ध हुई। पहली और सबसे बड़ी हानि यह थी कि इसने देशी राजाओं पर सेना के खर्च का एक ऐसा बोझ डाल दिया जिससे राज्य की सुरक्षा का सर्वनाश शुरू कर दिया। राजाओं ने रियासत का भाग देने के बजाय नकद पैसा देना उचित समझा। यह मांग इतनी अधिक होती थी कि नकद रुपया देने के बाद जनता के कल्याण कार्यों पर खर्च को कुछ शेष नहीं बच जाता था। जो आमदनी होती वे अंग्रेजों के हाथ पड़ गई और जनता का हित उपेक्षित रह गया। सहायक धन का भुगतान करने के लिए अब सब प्रकार के धन बटोरने के तरीके काम में लाए गए। जनता को ऊपर भारी कर लगाए गए और जिसका प्रभाव आम जनता पर पड़ा और उनका शोषण होने लगा। और अंग्रेजों ने नगद राशि के अलावा जो सैन्य दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वो भी हड़प लिए, जैसे कि उन्होंने अवध के नवाब से गोरखपुर, रुदेलखंड और दोआब के प्रदेश हड़प लिए। एक तो भाई ये हुआ, और सेकंड हुआ भाई रियासतों की स्वतंत्रता समाप्त। जितनी भी संरक्षित रियासतें थी उनका विनाश होना निश्चित हो गया था। उन्हें पता था कि उन पर बाह्य आक्रमण नहीं हो सकता और वे अपनी सुरक्षा के लिए पैसा देते रहेंगे, तब तक उनका राज्य बना रहेगा। इसी सुरक्षा की भावना ने देशी राजाओं को निकम्मा व चिंता मुक्त बना दिया और वे भी भोग विलास में जुट गए और राजा और जनता के बीच का संबंध भाई समाप्त हो गया। और अवसर आने पर मौका पाकर अंग्रेजों ने इनको कठपुतली शासकों को हटा दिया और उसका विलय अपने राज्य में कर लिया। और इसका भाई नेक्स्ट हुआ भाई भारतीय राजाओं का शक्तिहीन होना। भाई भारतीय राजा बिल्कुल शक्तिहीन हो गए, क्योंकि ना उनके पास आर्थिक नीति है, ना उनके पास सैन्य, ना उनके पास भाई विदेश नीति है। इसका परिणाम हुआ कि अंग्रेजों ने उन्हीं राजाओं को अयोग्य बताकर भ्रष्टाचार व कुशासन का आरोप लगाकर इनके राज्यों को अंग्रेजी राज्य में लिया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भाई अवध का नवाब था जो भाई वाजिद अली शाह, उसको 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध का अपने राज्य में विलय कर लिया कि अवध का जो शासक है वो सुरक्षा करने में अपने राज्य की सक्षम नहीं है। इसका परिणाम हुआ भाई उनको 1857 की क्रांति में वो भाग लेता है। और भाई भारतीय राजा अंग्रेजों पर निर्भर। सहायक संधि से राजाओं को यह भरोसा हो गया कि अब उनकी सुरक्षा अंग्रेज करेंगे, जिसके कारण उन्होंने सेना की संख्या कम कर दी। कई वीर योद्धा बेकार घूमने लगे, जिसे चोरी डकैती लूटमार का आतंक फैल गया। सैनिकों को इस प्रकार छोड़ देना ही देश की अराजकता का मुख्य कारण बना। और इनमें से निकले सैनिकों में से कुछ पिंडारियों से जा मिले और कुछ ठगों के गिरोह में। इस प्रकार से इन्होंने पूरे
प्रदेश और राज्य में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया था। और हम देखेंगे कि भारतीय शासकों का उत्तराधित्व देशी राजा अंग्रेजों के अधीन रहकर कायर व निकम्मे हो गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे इनका पौरुष कहीं खो गया है। उनकी विलासिता ने उन्हें उत्तरदायित्वहीन बना दिया। और जब 1857 की क्रांति हुई तो इन राजाओं ने भाग लेने से मना कर दिया। और जब जो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है तो भी ये इस प्रथा में काफ़ी बाधक बन गए। उन्हें अंग्रेजों की सहायता की और अपने देश को आज़ाद करवाने से रोका। और भाई नेक्स्ट है भाई राष्ट्रीयता का पतन। अंग्रेजों की सहायक संधि के द्वारा काफ़ी फायदा हुआ अंग्रेजों को, लेकिन भारतीय राजाओं के प्रति यह संधि उतनी ही खतरनाक और भयंकर साबित हुई, क्योंकि उन्होंने अपना सारा धन, अपनी सारी राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था अंग्रेजों को सौंप दी थी। वो तो मात्र नाम मात्र के शासक थे। और भाई इसके ऊपर इतिहासकारों का मत है कि एक यूरोपीय विद्वान की सहायक प्रथा सिवा एक धोखे के अलावा और कुछ नहीं थी। उसका उद्देश्य इंग्लैंड की जनता की आंखों में धूल झोंकना था। ये देश प्रत्यक्ष जीते नहीं जाते थे। वहाँ के राजाओं को छत्तर चौवर आदि के समस्त चिन्हों सहित गद्दी पर रहने दिया जाता था, किंतु असली ताकत उनके हाथों से लेकर एक राजनीतिक एजेंट ही, जिसको हम रेजिडेंट के नाम से जानते हैं, को दी जाती थी। ब्रिटिश सरकार ने यह जान लिया था कि वेलेस्ली उनको धोखा दे रहा है। वास्तव में वह ब्रिटिशों को नहीं, भारतवासियों को धोखा दे रहा था। दोस्ती का बहाना बनाकर, सुरक्षा की आड़ लेकर, शांति और सुधारों के सपने दिखाकर वेलेस्ली ने उन देशी राजाओं को मजबूर कर दिया सहायक संधि स्वीकार करने के लिए। और भाई दूसरे इतिहासकार सर लोयल का मत है कि राज्य विस्तार की इस नीति में कोई नवीनता या मौलिकता नहीं थी। सबसे पहले मद्रास सरकार ने कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली को चंदा साहिब के विरुद्ध सैन्य सहायता देकर अर्टाक जीता था। बाद में वारेन हेस्टिंग ने इसी संधि को रोहिल्ला के युद्ध में दोहराया। नवाब अवध से 50 लाख रुपए लेकर उसे सैन्य सहायता प्रदान की और रोहिलों का आज़ाद राज्य समाप्त कर दिया गया। धीरे धीरे यह समय आ गया कि अंग्रेज देशी राजाओं की तरफ से लड़ने को तैयार हो गए। सर जॉन शोर ने 76 लाख रुपए सालाना लेकर अवध के नवाब को आश्वासन दिया कि बाह्य आक्रमण से उसके राज्य की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। वेलेस्ली की संधि को देश वेलेस्ली ने संधि को देश के सभी बाकी राजाओं पर थोपने का प्रयास किया ताकि कंपनी को कोई सर्वोच्चता की चुनौती ही न दे सके और कंपनी का एक अधिकार पूरा हो जाए। और भाई दूसरे इतिहासकार सुंदरलाल सहायक संधि की समालोचना करते हुए व्यक्तिगत कारण बताते हैं कि जिसने वेलेस्ली को फ्रांसीसियों के खिलाफ इतना हद तक प्रेरित किया कि एक मान्यता है कि वेलेस्ली ने एक फ्रांसीसी महिला को अपने घर पर रखा था और उसका एक बच्चा भी हुआ था। लेकिन वेलेस्ली ने जब उस फ्रांसीसी महिला को भारत लाना चाहा, जो वो भारत का गवर्नर जनरल बन के आया, तब उस फ्रांसीसी महिला ने भारत आने से मना कर दिया और उसका साथ छोड़ दिया। इसी घटना से प्रेरित होकर वेलेस्ली ने ठानी कि फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकाल देगा। और भाई इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि दूसरे इतिहासकार डॉक्टर स्मिथ कहते हैं कि मक्खियों की तरह भारतीय राजा अंग्रेजी राजनीतिक जाल में फंसते चले गए और उनके बच निकलने की सारी आशाएं स्थिर हो गई। यह भी सत्य है कि सुरक्षा का जाल बुनकर वेलेस्ली ने भारत के सभी प्रमुख राजाओं को इस जाल में फंसाया था। देशी राजा या तो उसकी चाल को समझ नहीं पाए या इतने विवश थे कि इच्छा होते हुए भी इस जाल से मुक्ति नहीं पा सके। अवसरवादिता उस समय सब जगह व्याप्त थी, जबकि अधिकांश राजकुमारों ने अंग्रेजी शक्ति का अनुभव किया, लेकिन बहुत कम इस बात को समझ सके कि इस प्रथा से अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गई। जो सबसे पहले हताश थे, उन्हें आशा थी कि सहायक संधि उनकी खोई हुई किस्मत को वापस ले आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस प्रथा ने देशी राजाओं की स्वाधीनता व सुरक्षा को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया। वेलेस्ली का काल भारत में भारतीय अंग्रेजी शक्ति का महत्वपूर्ण काल था, क्योंकि आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसके समय समाप्त हो चुके थे। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को जीतते हुए बचाते हुए मारा गया था। इसके अलावा अवध के 3 बड़े उपजाऊ क्षेत्र कंपनी ने ले लिए थे और उन्होंने मराठाओं को भी अपने अधिकार में कर लिया था। आगे चलकर उसकी नीति को लॉर्ड हेस्टिंग ने आगे बढ़ाया और उन्होंने पूरे मराठा साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों को कितना लाभ हुआ और भारतीय राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता का त्याग अंग्रेजों के लिए कर दिया था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय जो देशी राजा थे वो 1857 की जो क्रांति होती उसके अंदर भी बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेते, और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ जिसको हम इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं उसके अंदर भी उनकी कोई विशेष भागीदारी हमें देखने को नहीं मिलती। और भाई और फिर हम देखते हैं कुछ क्षेत्र जो सहायक संधि के तहत वेलेस्ली ने अपने राज्य में मिलाए थे, जैसे कि हैदराबाद पहला भारतीय शासक था। जो हैदराबाद का निज़ाम था वो पहला भारतीय शासक था जिसने
साइक संधि को स्वीकार किया और भाई उसने 1798 ईस्वी में इस संधि को साइक किया। फिर भाई मैसूर के साथ जो 3 युद्ध हुए, जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध बोलते हैं। जो पहला युद्ध 1767 से 1769, जिसको मद्रास की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई। सेकंड युद्ध हुआ था 1780 से 1784, जिसमें मैंगलोर की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई। और थर्ड भाई आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 ईस्वी में, जिसमें श्रीरंगापट्टनम की संधि हुई। और 1799 में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी को बचाते हुए अपने राजमहल में युद्ध करते हुए मारा जाता है। और फिर उसके जो उत्तराधिकारी बनता है, उसने अंग्रेजों के साथ साइक संधि स्वीकार की। और भाई कृष्णराव नामक बालक को उस शासक बनाया जाता है। और भाई इस प्रकार से वो सारा मैसूर का क्षेत्र कंपनी के अधीन हो गया। उसके बाद भाई तंजौर के शासक से संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में की थी। इस संधि में उसने 40,000 पाउंड वार्षिक चुकाने के बदले राज्य का प्रशासन कंपनी के अधीन कर दिया था। सूरत के शासक को पेंशन देकर सूरत भी कंपनी के अधीन कर लिया गया था। 1801 में कर्नाटक के शासक की मृत्यु हो गई, उसके राज्य को भी कंपनी में मिला लिया गया। और बहाना बनाया गया कि स्वर्गीय शासक और उसके पुत्र ने टीपू सुल्तान से पत्र व्यवहार किया था और अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रचने का कार्य किया था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कंपनी ने विस्तृत क्षेत्र को जीता। और अंत में हम कह सकते हैं कि कंपनी के सभी दुश्मनों का वेलेस्ली ने खात्मा कर दिया और उन्होंने एक मूल्यवान इलाके प्राप्त किए, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। उसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कंपनी के राज को भारत में प्रचार करने के लिए, क्योंकि जो साइक संधि स्वीकार करने वाले राजा थे उस समय के शक्तिशाली शासक थे। और जिसका फ़ायदा क्या हुआ कि कंपनी को एक विस्तृत क्षेत्र और इनका राजनीतिक दखल और आर्थिक और इनकी विदेश और सैन्य नीति को काफ़ी बढ़ावा मिला। और इसका परिणाम हुआ जो दूसरी यूरोपीय कंपनियां थी उनका भारतीय दरबार से प्रभुत्व कम हुआ। और किस प्रकार से हम देखते हैं कि क्वेश्चन हैं जो हमने अभी टॉपिक कवर किया है कि साइक संधि पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है साइक संधि की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन है भाई साइक संधि ने किस प्रकार से देशी राजाओं की स्वतंत्रता को समाप्त किया, एक आलोचनात्मक विश्लेषण। तो प्यारे बच्चों, हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि किस प्रकार से साइक संधि की शुरुआत किसने की, कौन कौन से राज्य साइक संधि के द्वारा मिले गए, साइक संधि का स्वरूप क्या था, साइक संधि की विशेषताएं कौन सी थी, और भाई साइक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन से थे, साइक संधि से अंग्रेजों को क्या लाभ हुए, और साइक संधि से भारतीय राजाओं को कौन कौन सी हानियाँ हुई और इसका परिणाम क्या निकल के आया। तो बच्चों, हमने इस टॉपिक में इन सभी बातों को कवर करने का प्रयास किया। जैसे कि साइक संधि, तो भाई साइक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी और इसका मुख्य उद्देश्य, दो ही मुख्य उद्देश्य थे। एक तो इसमें स्थापित करना और राज्य में इसमें स्थापित करना ताकि राज्य को काफ़ी मजबूती और शक्तिशाली नीतियाँ मिलें और कंपनी का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाए। तो साइक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद के द्वारा उसने को हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा और भाई जो राजस्थान का जो भाई भोंसले, सिंधिया, इन सभी ने एक साइक संधि स्वीकार की थी। काफ़ी विस्तृत क्षेत्र इनको मिला था। इसका ये परिणाम निकल के आया कि जो क्षेत्र इनको मिला था वहाँ इनका राजनीतिक दखल हो गया और जो साइक संधि स्वीकार करता था उस राज्य की बाह्य सुरक्षा का ठेका यानी कि कंपनी ने ले लिया और बदले में कंपनी को वो नकद भुगतान, और कोई राज्य यदि नकद भुगतान नहीं कर पाता तो उस भुगतान के समान क्षेत्र जिससे उतना भू राजस्व आ जाए वो कंपनी को दिया जाता था। और इससे क्या हुआ, जो कंपनी की जो देशी राजाओं की जो सेना में कटौती हो गई, क्योंकि राज्य के पास इतना धन नहीं था कि वो नगद पैसा भी दे और जो कीमती जो उनके जिन क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा भू राजस्व आता था वो भी उनको दे। तो कुल मिलाकर देशी राजाओं को इस बात का नुकसान उठाना पड़ा। और दूसरी ओर वहीं हम देखें तो जो रेजिडेंट नियुक्त किया जाता था देशी राजाओं के दरबार में, एक प्रकार से वो ही शासक था। जो राजा था वो तो मात्र एक कठपुतली शासक था, क्योंकि रेजिडेंट का कार्य था कि दरबार की सभी गतिविधियों पर नजर रखना और उसकी रिपोर्ट कंपनी को भेजना, और कोई भी यदि विश्वासघात होता तो वहाँ सेना पड़ोसी राज्य से सेना बुलाकर उस राज्य का संपूर्ण विलय कर दिया जाता। इस साइक संधि ने भारतीय राजाओं के मन में एक भय व्याकुल कर दिया कि यदि तुमने कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई तो जो अंग्रेजी सेना तुम्हारे खर्चे पर पल रही है वही सेना तुम पर आक्रमण करके तुम्हारे राज्य का, भारतीय राज्य में
तुम्हारे राज्य का कंपनी के राज्य में विलय कर लेगी। तो इस प्रकार से कंपनी ने भारतीय राजाओं का आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक और विदेश और सैन्य नीति से भारतीय राजाओं को शोषण किया और अपनी कंपनी की प्रतिष्ठा और शान शौकत को बढ़ाया। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार के सहायक संधि भारतीय राजाओं के लिए कितनी हानिकारक सिद्ध हुई और कंपनी की प्रतिष्ठा में कितनी वृद्धि हुई। कुल मिलाकर हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि वेलेस्ली ने सहायक संधि करके काफ़ी राजाओं को अपनी तरफ अपने दल में शामिल किया और काफ़ी विस्तृत भूभाग और काफ़ी धन उनको भारत में मिला और इसका फ़ायदा उन्होंने यूरोप में मिला, क्योंकि यूरोप में वो अपना सारा धन अपने देश में, अपने मातृ देश इंग्लैंड में लेकर जाते थे और वहाँ यूरोप में इंग्लैंड की राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी हुई। इसी के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।